23 जुलाई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 2024 का यूनियन बजट अनाउंस करने वाली हैं। अब इस बजट को लेकर ना लोगों में एक अलग ही एक्साइटमेंट है, लेकिन अगर बात की जाए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की तो उनके माइंड में एक अलग ही कंफ्यूजन है कि आखिरकार गवर्नमेंट कौन से सेक्टर को सपोर्ट करेगी, कौन से सेक्टर को पुश किया जाएगा ताकि वो भी उस सेक्टर पर रिसर्च कर सके और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड कर सके। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन के बीच में फंसे हुए हो, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ दो ऐसे सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट एक्चुअली फोकस करने वाली है और जिसमें एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस ईयर में हमने दो बजट देखे हैं। फरवरी में एक बजट अनाउंस किया गया था जो कि इंटरिम बजट था। अब अगर बात की जाए इसके रीजन की तो इस ईयर दो बजट इसीलिए आए क्योंकि इलेक्शंस थे। अब इंटरिम बजट से भी काफी सारे इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को एक आइडिया तो मिल गया होगा कि गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स पर फोकस करने वाली है, लेकिन हमारे प्रेडिक्शंस हमेशा सही नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल हमने देख लिया इलेक्शंस में। अब इलेक्शंस में हमने कुछ और सोचा था और हुआ उसका कुछ अपोजिट ही, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक हैवी वोलेटिलिटी देखने को मिली और स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा नीचे भी गिर गई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो मार्केट ने बहुत जल्दी रिकवर भी कर लिया। अब अगर बात की जाए कि किस बेसिस पर आपको प्रेडिक्शन करना चाहिए, तो अब आपको ये देखना है कि कहां पर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम करती हुई आ रही है। जैसे अगर बात की जाए रेलवेज की, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। रेलवेज एक ऐसा सेक्टर है जिसपे गवर्नमेंट काफी टाइम से फोकस करती हुई आ रही है। तो इस तरीके के सेक्टर्स को आप स्टडी कर सकते हो और जान सकते हो कि पहले के टाइम पर क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं उस सेक्टर को लेकर। अब जो पहला सेक्टर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी का 3 to 4% कंट्रीब्यूट करता है। फिलहाल के टाइम पर ये इंडिया का हॉट सेक्टर बना हुआ है। इन्वेस्टर्स इसकी तरफ मूव भी हो रहे हैं और कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं इन द मार्केट। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो उनका मानना ये है कि बाय 2035 ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि ये इंडस्ट्री की वैल्यू अराउंड 300 बिलियन यूएस डॉलर्स हो सकती है। अगर इसे चाइना से कंपेयर किया जाए तो वी आर नोवेयर। चाइना की इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसकी वैल्यू अराउंड 900 बिलियन डॉलर्स है। तो बेसिकली अभी के टाइम पर तो हमने रेस स्टार्ट भी नहीं किया है, बट गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा फोकस है। अब गवर्नमेंट इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है और इसके लिए काफी सारी स्कीम्स भी लेकर आई है। जैसे कि अगर मैं 2020 की बात करूं तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों लाई थी और उन्होंने इस चीज पर फोकस क्यों किया था। अब गवर्नमेंट इंडिया को हमेशा से ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, ग्लोबली वाइज। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? अगर हमारा इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में मूव हो सकती हैं। इनफैक्ट अगर हमारे एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर खत्म हो जाएगा। और ये स्कीम के बाद ऐसा हुआ भी था। मैं आपको बताती हूँ, पीएलआई स्कीम बेसिकली इस तरीके से निकाली गई थी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो बेसिकली ये जो स्कीम है वो इस तरीके से काम करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स प्रोडक्शन कंपनीज को प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि वो अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करते हैं। अब जैसे उनके प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की भी ग्रोथ उसमें आती है। जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी तो कई सारी कंट्रीज में से कंपनीज ऐसी थी जो छोड़कर इंडिया आई, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इंडियन कंपनीज को रोका जा रहा था, लाइसेंस नहीं दिए जा रहे थे। इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और वो इंडिया में आए और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज और अपनी कंपनीज को सेटअप किया। अब अगर बात की जाए, ये जो स्कीम है ये स्मॉल कंपनीज एंड मिडिल कंपनीज पर ज्यादा फोकस करती है ताकि उनके पास भी फंडिंग आए और लोग एक्चुअली में अपने कंपनीज को आगे बढ़ा सके। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। अब अगर बात की जाए पीएलआई स्कीम में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी पैसा सेव करके रखा हुआ है फॉर दिस इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की तरफ से 17 बिलियन डॉलर ऑलरेडी रखा गया है फॉर दिस सेक्टर अंडर पीएलआई स्कीम। अब ये जो पीएलआई स्कीम निकाली गई थी ना, ये अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए निकाली गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर ये स्कीम आई। अब जब ये स्कीम आई तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए और इंपोर्ट भी डिक्रीज हो गए। इनफैक्ट अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ा। तो ये स्कीम इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा हेल्प की है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि बजट 2024 में 40,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स के लिए अनाउंस किया जा सकता है। अब अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट हर तरीके का सॉल्यूशन लेकर आ रही है और इस इंडस्ट्री को पुश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए सेक्टर की, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जो शायद गवर्नमेंट को भी फेस करनी पड़ेगी और इस सेक्टर के इन्वेस्टर्स को भी। सबसे पहली प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसा नहीं है कि ये जो कॉस्ट है वो लोअर नहीं हो सकती, जैसे ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करेगी ये कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सभी इन्वेस्टर्स के आगे और इस सेक्टर के आगे खड़ी हो सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो वो है टेक्नोलॉजी। अभी इंडिया में इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि चाइना में ऑलरेडी आ चुकी है। अब अगर इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, उन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया जाए जिनके पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है या फिर जो लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। अब अगर बात की जाए ये हायर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज चाइनीज कंपनीज ही हैं और इंडिया चाइनीज कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करने देगा, एज वी ऑल नो। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी कंट्रीज की, एक्चुअल में काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि हांगकांग। अगर वहां के इस इंडस्ट्री के वैल्यू की बात की जाए तो वो अराउंड $320 बिलियन है। आई नो चाइना के कंपटीशन में नहीं है, बट बहुत तेजी के साथ ग्रो किया जा रहा है। तो इस तरीके से इंडिया की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि हांगकांग की कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकती हैं, पहले उसे ग्लोबलाइज कर सकती हैं एंड देन लोकलाइज कर सकती हैं। लोकल करना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर अगर आप एक्सपेंड हो जाते हो, आपकी कंपनी का नाम पहुंच जाता है, तो बहुत इजीली आप उसे इंडिया में लोकलाइज कर सकते हो। अब अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग की, तो पीएलआई स्कीम के थ्रू बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो शायद जॉइंट वेंचर कर ले और टेक्नोलॉजी से अपने आप को आगे बढ़ा लें। लेकिन अगर बात की जाए अब अगर वो जॉइंट वेंचर करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के कॉस्ट पर फिर से असर पड़ेगा और इंडिया में कॉस्टिंग एक सबसे बड़ा इशू है। यानी कि इंडियंस की एक वीकनेस है, वो सस्ती चीज खरीदना जानते हैं और सस्ती चीज पर ही बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनीज को और सेक्टर को ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बट यस, गवर्नमेंट कुछ भी करेगी इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और ग्लोबलाइज नंबर 1 पर लाने के लिए। अब आते हैं अपने सेकंड सेक्टर के ऊपर जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पावर सेक्टर में काफी सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट देखने वाली है। वहीं अगर गवर्नमेंट विजन की बात करें तो गवर्नमेंट का विजन है 500 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी। अब अगर बात की जाए बजट की, तो कहीं ना कहीं इस पे भी फोकस किया जाएगा और बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट किया जाएगा। सो एट लास्ट ये दो सेक्टर है जिन पर आप फोकस कर सकते हो और इनकी कंपनीज को रिसर्च कर इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रोसीड कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज सेक्टर्स, और आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हो? आपको क्या लगता है कि बजट में कौन से सेक्टर पर फोकस होगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।